हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट द वल्नरेबल सेक्शंस इन लर्निंग आउटकम्स ऑफ पैंडेमिक फोर्स्ड ऑनलाइन एजुकेशन। कमेंट। महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा को मजबूर कर दिया है, लेकिन डिजिटल विभाजन कमज़ोर वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण है। टिप्पणी करें। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है डिस्क्रिमिनेटरी है उन लोगों के लिए जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं। ये आपका जीएस पेपर 1 का सोसाइटी का इशू है और यहाँ से आपको इसको डील करना है। इसको करने के लिए आज हम ईपीडब्ल्यू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 1 का है और इसको आप जीएस पेपर 4 में भी थोड़ा सा डिफरेंटली डील कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, कल्चरल प्रेजुडिसेस एंड सोशल बायसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेशियल एंड और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इवन इन 21st सेंचुरी। कमेंट। तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और सामाजिक पूर्वाग्रह 21वीं सदी में नस्लीय या जाति आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। इस पे भी आपको टिप्पणी करनी है। तो अगेन दोनों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और दोनों हमारे जो है जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। इनको देखने के लिए हम 2 आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद आप आर्टिकल से थोड़ी सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पूरा आर्टिकल से आपको लिखना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है हमारा, व्हाट इज़ सो रॉन्ग विथ ऑनलाइन टीचिंग। ये आर्टिकल आपका ईपीडब्ल्यू में पब्लिश हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और कुछ हमारे टेकअवेज होंगे यहाँ से जिनको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, अभी जब कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो है क्लासेस सस्पेंडेड हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की तरह के रूप में। फॉर एग्जांपल जूम को यूज़ कर रहे हैं लोग, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब पे क्लासेस हैं। तो स्कूल्स और कॉलेजेस इस वक्त जो है ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। इनिशियली जो डायरेक्टिव आया था वो काफ़ी वेगली वर्डेड था और कॉशियसली वर्डेड था। ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था और ऑनलाइन स्टे करने के लिए कहा गया था और बताया गया था कि क्लास टाइमिंग्स जैसे भी होंगी बता दी जाएंगी। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है कोई एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव नहीं आया था, तो ऑनलाइन टीचिंग जो है शुरू हो गई थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की अगर बात करें तो उन्होंने जो है कहा है कि जूम का एक्सपीरियंस यूज़ करके धीरे धीरे आप एजुकेशन को कंटिन्यू करिए जिससे कि लर्निंग आउटकम्स फुलफिल्ड रहें। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे इवन सेमेस्टर की, जो 6th सेमेस्टर होगा या 8th सेमेस्टर होगा, तो ये जो है ख़त्म हो जाना था। जून जुलाई तक इनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इवन सेमेस्टर वाले बच्चे थे, स्पेसिफिकली लास्ट फाइनल सेमेस्टर वाले, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। तो बेसिक इशू क्या है ऑनलाइन एजुकेशन में? ऑनलाइन एजुकेशन में इशू जो है आपका इंफॉर्मेशन थ्रेट नहीं है कि मतलब आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा चला जाएगा, वो एक इशू नहीं है। इशू है एक्सेस का। एक्सेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेट मिल जाए। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन्स जहाँ पे जिसको यूज़ करते हैं बच्चे इंटरनेट के लिए, वो एक क्लास कंडक्ट कराने के लिए अप्रोप्रिएट या सूटेबल मीडियम नहीं है, क्योंकि लैपटॉप एक सूटेबल डिवाइस है। क्योंकि देखिए, एक लेक्चर में करना मतलब कंसंट्रेट करना किसी फ़ोन पे या एक छोटी स्क्रीन पर स्टेयर करना 1-1.5 घंटे 2-3 घंटे, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा। तो इस सर्वे में बताया गया था कि केवल 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक्सेस है लैपटॉप का, और 45% जो है उनके पास इंटरनेट इनफ्रीक्वेंटली आता है, और 1% के पास 18% के पास बिल्कुल इंटरनेट का एक्सेस था ही नहीं। तो ये जो है एक रियलिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, मतलब एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ये रियलिटी है। स्पीड ऑफ इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट करती है। स्पेसिफिकली न केवल मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है, बल्कि मेट्रो सिटीज़ में भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा रूरल और स्मॉल टाउन्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है लॉकडाउन में इस वक्त सिचुएटेड हैं। तो लॉकडाउन की कंडीशन में घर पे फंसे हुए हैं बच्चे और उनके पास लिविंग स्पेसेस की कमी रहती है। उसके साथ साथ डेटा सिग्नल्स काफ़ी वीक होते हैं। उसके अलावा बच्चों के पास अनलिमिटेड वाईफाई प्लान्स नहीं होते, लिमिटेड साइज डेटा पैक्स होते हैं,
जिसकी वजह से अगेन वो क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी क्लासेस अगर एक दिन में होंगी तो उससे जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली जो लो इनकम ब्रैकेट में बच्चे हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, आपने देखा होगा एक पिक्चर काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट ने छत पे जाके पढ़ाई कर रही थी क्योंकि एक्सेस नहीं था, तो छाता लेकर के धूप में बैठी है वो, मतलब एकदम कच्ची उनकी रूफ़ है और उस कच्ची रूफ़ पे वो बैठी हुई थी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से बच्चों को जो है खुले में जाना पड़ रहा है क्लास को एक्सेस करने के लिए। बच्चे स्ट्रीट कॉर्नर्स पे जा कर के बैठ रहे हैं जिससे कि वाईफाई मिल सके उनको, और यहाँ पे लॉकडाउन के सिचुएशन में ये एक उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन गई हैं, जहाँ पे एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, स्पीड्स नहीं है, उसके अलावा जो अनलिमिटेड डेटा पैक्स नहीं हैं, तो यहाँ इस वजह से बच्चों को एक एक्सेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए किसी भी क्लास में ना जब भी आपको पढ़ना है तो सिर्फ आपको गैजेट या इंटरनेट कनेक्टिविटी सफिशिएंट नहीं होती है। फिज़िकल स्पेस जो आपके आसपास है वो भी काफ़ी क्रूशियल होता है। मिनिमम नीड आपको चाहिए पढ़ाई के लिए कि क्वाइट और आइसोलेटेड स्पेस हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे खड़े होकर के, या किसी की प्रेजेंस से डिस्टर्बेंस ना हो। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस तरह की कंडीशंस घर पे नहीं हैं। उनके जो है छोटे लिविंग स्पेसेस होते हैं, छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, छोटी ड्वेलिंग प्लेसेस होती हैं जहाँ पर साइलेंट स्पेस मिलना, प्राइवेट स्पेस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऑफ़न क्या होता है कि घर में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे मतलब 2 हो गए, तो दोनों के लिए अब स्पेस क्रिएट करना और साइमल्टेनियसली करना, क्योंकि क्लासेस साइमल्टेनियसली होती हैं। ऐसे में ना केवल साइमल्टेनियसली स्पेस आपको क्रिएट करना है, साइमल्टेनियसली आपको जो है डेटा की कनेक्टिविटी स्पीड मेंटेन करनी है। दोनों के लिए ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है। इवन अर्बन मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में तो ये आप छोड़ दीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और 1 घंटे की क्लास का मतलब ये हो गया कि पूरे घर को जो है अपने वर्क को उस तरह से मेंटेन करना पड़ता था साइलेंस में। इवन आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ क्लासेस को, तो मेरे घर में सबको साइलेंट रहना पड़ता है उस टाइम पीरियड के लिए। तो ये अगर डेली के लिए अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस तरह का एक एटमॉस्फेयर घर पे मेंटेन करना। अब इसका जो पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो फीमेल स्टूडेंट्स पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अनइक्वल बर्डन जो डोमेस्टिक वर्क का होता है वो फीमेल को शेयर करना पड़ता है घर पे। ऑफन फीमेल स्टूडेंट्स को जो है एडिशनल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, स्पेसिफिकली लॉकडाउन पीरियड में। उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो ऑनलाइन क्लास कर सकें। जब उनको काम करना है, कोई इनफ्लेक्सिबल डोमेस्टिक टास्क करना है, उस वक्त वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती। इसी तरह से जो साइलेंस या प्राइवेसी है वो भी फीमेल स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से नहीं मिलती जितना एक मेल स्टूडेंट को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एक मेल स्टूडेंट बाहर बैठ के या छत पे बैठ के काम कर सकता है। फीमेल्स के लिए जो क्रैम्प्ड अप स्पेसेस हैं और जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर अगर आप बात करें चॉल्स वगैरह होती हैं, या फिर क्रैम्प्ड अप स्पेसेस हैं, वहाँ पे फीमेल्स को ये प्राइवेसी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक और कनेक्टेड चीज़ जो हम भूल गए हैं लॉकडाउन के वक्त और सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त, वो ये है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल बहुत शूट अप कर जाते हैं पैंडमिक की सिचुएशन में। घर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं या फिर जो बच्चे घर पे हैं उनको अभी इस वक्त वैकेशन है। ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि आपके फैमिली में किसी को इन्फेक्शन हो गया हो और आप खुद एक क्वारंटाइन में हो। तो ऐसे में अगेन स्टडी जो है क्रैम्प्ड अप, अगेन स्टडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह से फैमिली मेम्बर्स अगर किसी और इलनेस से सफ़र कर रहे हो तो अगेन स्ट्रेस बढ़ जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में, लॉकडाउन की इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस हो जाता है, जहाँ पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो सब एक्सपेक्ट करना कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास को स्मूथली अटेंड करेंगे ऐसी सर्कमस्टांसेस में, ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इससे एक डिजिटल डिवाइड थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट तो वैसे भी फिज़िकल क्लास में भी क्लासेस अटेंड मिस करते हैं, तो मिस करना एक नॉर्मल टाइम में वो स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी से होता है, वो स्टूडेंट का अपना वायलेशन है। बट अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लास की, तो कभी कभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को ऑनलाइन इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास लैक ऑफ एक्सेस है और ये उनकी चॉइस का एक्सरसाइज नहीं होता है।
एक फ़िज़िकल क्लास में क्या होता है कि अगर बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस मतलब जो फ़िज़िकल एक्सेस है वो बच्चों को स्पेस का भी एक्सेस देता है, उन बच्चों को स्पेसिफिकली जिनके पास डोमेस्टिक स्पेस नहीं है स्टडीज़ का। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे लाइब्रेरीज़ में स्टडी करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट के लिए, उनके पास ना तो प्राइवेसी है, ना ही उनके पास अच्छे से वेल एंडोर्ड डोमेस्टिक स्पेसेस हैं, ज़्यादा डोमेस्टिक स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को न केवल प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन लेक्चर को एक्सेस करने में, बल्कि उनको जो टाइम मिल जाता था कि स्टडी का लंबे समय तक लाइब्रेरी में, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनको डबल सेंस में यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है। पहला डिसएडवांटेज है कि उनको जो है ऑनलाइन लेक्चर्स एक्सेस नहीं हो पा रहे। दूसरा डिसएडवांटेज है कि उनको जो है प्राइवेट स्पेसेस नहीं मिल रहे हैं जहाँ से वो स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो अब आ जाते हैं इशू पर ऑनलाइन टीचिंग के। क्या ऑनलाइन टीचिंग एक रियल फिजिकल टीचिंग को चेंज कर सकती है या फिर मतलब सब्सटीट्यूट कर सकती है? इश्यू बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टेम्पररी स्टॉप गैप के मेजर के रूप में नहीं यूज़ किया जा रहा है, और इसको काफ़ी टाइम से एडवोकेट किया जा रहा है टू इंक्रीज़ हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको इंक्रीज़ करने के लिए बार बार जो है इसके बारे में चर्चाएँ की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नीति आयोग वगैरह के द्वारा इश्यू किए गए हैं, वेयर दे हैव एडवोकेटेड, जहां पर उन्होंने एडवोकेट किया है कि ज़्यादा यूसेज होना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग का। इसके लिए और यूजीसी ने अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर दिया था, वहाँ पे यूजीसी ने कहा था कि ऑलमोस्ट जो 20% टीचिंग है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। सो गाइस, ये आर्टिकल शुरू करने से पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कास्ट बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए। तो हमें जो है इंट्रोडक्शन में एक आप अगर सर्वे का डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडियन हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्वे 2 ये कंडक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा, और इसने बताया था कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है इंडियंस की अभी भी कास्टिज़म में इंडल्ज है। तो न केवल ये जो है कास्टिज़म किया जाता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है हिंदूज़ के द्वारा, बल्कि क्रिश्चियंस, सिख्स और बाकी कम्युनिटीज़ भी, बाकी रिलीजन्स भी इंडिया के अंदर कास्टिज़म को प्रैक्टिस करते हैं। एक और चौंकाने वाली बात आपको ये पता चलेगी कि इवन SC/STs भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा मैं एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ जो आपको कोट करना है। ये अगर आप स्टार्टिंग में बिगिन करेंगे कोट से, तो इससे आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। जो सर्वे हुआ था NCAER के द्वारा किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा जो है ये सर्वे कोऑर्डिनेट किया गया था। सर्वे का नाम था IHDS सर्वे 2, ठीक है। ये जो है आपका सर्वे, ये इसने स्टडी किया था 42,150 हाउस होल्ड्स को, और ये सर्वे आपका 2011-12 में किया गया था। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे कास्ट और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ जो डेटा आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है। माइंडसेट जो है अभी भी अनटचेबिलिटी वाला माइंडसेट है लोगों का, और लोग बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो 30% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, 20% जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, और टोटल हमारा जो 27% हाउस होल्ड्स जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। अगर सोशल ग्रुप की बात करें तो 52% जो ब्राह्मण्स हैं ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, 24% फॉरवर्ड कास्ट जो है प्रैक्टिस करती हैं, 33% OBC प्रैक्टिस करते हैं, 15% SC प्रैक्टिस करते हैं, और 22% जो है आपके ST प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका डेटा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो 30% जो है हिंदूज़ इसको प्रैक्टिस करते हैं अनटचेबिलिटी को, 18% मुस्लिम्स जो है प्रैक्टिस करते हैं अनटचेबिलिटी को, 5% क्रिश्चियंस प्रैक्टिस करते हैं, 23% सिख्स प्रैक्टिस करते हैं, और 35% जैन्स जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका डिफरेंट डेटाज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, और आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। आज जो भी मैंने आपको डेटा बताया है आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताती हूँ IHDS 2 डेटा, ये आप जो है अलग निकाल के रख लीजिए, आपके जो है सोसाइटी के पेपर में बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन आपका आता ही है कास्ट से, तो ये डेटा आपका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा आपके आंसर।
तो इस तरह से आप बिगिन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड. It has a very strong population of Hindus in India, and one of the defining feature of Hindu religion is the division of Hindus into numerous jatis or caste. Encyclopedia Britannica gives the following definition of jati. Jati is also spelled as Jat, refers to the caste in Hindu society. The term is derived from Sanskrit jata, means born or brought into existence, and indicates the form of existence determined by birth. तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, साथ साथ आप जो है अनटचेबिलिटी का डेटा दिखा सकते हैं. उसके बाद जो है हम इस वाले आंसर पे यहाँ से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किस तरह से रेसिज्म और कास्टिज्म आज भी काफ़ी प्रेवलेंट है. तो इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. जेनेसिस है इसमें, क्या आइडियोलॉजी होती है, फिर देखेंगे क्या क्या जो है किस तरह से ये एक कास्टिज्म जो है 21st सेंचुरी में भी प्रोपागेट होता है. वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं. तो चलिए इस आर्टिकल को देख लेते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म. तो ये आपका जीएस पेपर 1 में आपको हेल्प करेगा, और साथ साथ इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप जीएस पेपर 4 में भी दे सकते हैं. तो एथिक्स और आपका सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कुछ लाइन्स पढ़नी है, सारा आर्टिकल नहीं पढ़ना है. अब अगर हम इसकी बात करें, रेसिज्म की बात करें, तो शायद आपने वो 9 मिनट का क्लिप देखा होगा जहाँ पे एक वाइट ऑफिसर डेरेक शॉवेन ने एक ब्लैक मैन नेम्ड जॉर्ज फ्लॉयड, उसके कंधे, उसके गर्दन पे नी को रखा था ऑलमोस्ट 8 मिनट 26 सेकंड के लिए, और धीरे धीरे उसकी जो है जान चली गई थी इस एक्ट की वजह से. तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि किस तरह से रेसिज्म और स्लेवरी आज भी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, वाइडली प्रेवलेंट है. रेसिज्म बेसिकली होता क्या है? अब अगर हम बात करें रेसिज्म का माइल्ड फॉर्म की, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट नोटिसिंग द कलर ऑफ ए स्किन, जैसे कि हम किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को नोटिस करें, स्किन का कलर नोटिस करें, तो ये अपने आप में रेसिस्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल अच्छे राइटर्स जो है लिखने के लिए, अपनी कैरेक्टर स्केच के लिए वो सारी चीज़ मेंशन करते हैं, वो विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं फिजिकल फीचर्स का, स्किन कलर का, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेसिज्म के आइडिया को जो है प्रोपाउंड कर रहे हैं. इंडियन एपिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा को श्याम वर्ण कहा गया है, डार्क स्किन बताया है उनको, और ये उनका जो है कोई इवैल्यूएटिव कॉनोटेशन इसमें नहीं दिया गया है. पर कॉन्शियस होना अपने कलर, अपने स्किन कलर का या किसी और के स्किन कलर का बहुत इनोसेंट सी चीज़ होती है, बट ये रेसिज्म की कैटेगरी में नहीं आता. रेसिज्म का कॉनोटेशन काफ़ी डीप होता है. आइडिया ऑफ रेस क्या है? आइडिया ऑफ रेस का मतलब ये है कि जब स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ स्किन, शेप नोज़ की, आई की शेप, लिप्स की शेप, अगर इनको परमानेंटली क्लम्प कर दिया जाए ह्यूमन बींग्स के साथ और उनको अलग अलग जो है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लस्टर्स में क्लासीफाई किया जाए, तो उसको फिर एक रेस कहा जाता है. साथ साथ अगर ये बिलीव किया जाए कि ये शेयर्ड जो फीचर्स हैं ये इंटरजनरेशनली ट्रांसमिट होते हैं, तो हम जो है ए रेस का आइडिया पॉजेस करते हैं. मतलब कि हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप कॉमन बायोलॉजिकल डिसेंट का है. हर ह्यूमन बीइंग अगर हम इस तरह से सेपरेट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में देखेंगे तो उसी को रेसिज्म कहा जाता है. रेसिस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि हर रेस फंडामेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से और परमानेंटली डिफरेंट है. डिफरेंसेस जो है इनेट हैं और इनडेलिबल हैं, मतलब इनको हटाया नहीं जा सकता. ये इनबॉर्न डिफरेंसेस हैं, गॉड क्रिएटेड डिफरेंसेस हैं. साथ साथ इनके जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जेनेटिकली पास ऑन हो रहे हैं. तो ऐसा अगर एक आइडिया होता है इसको रेसिज्म कहा जाता है. अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो आइडिया जो रेसिज्म का है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है. 1930 से काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पे कि रेस या रेशियल क्लासिफिकेशन का कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है. मतलब कि जो रेसिज्म का एक आइडिया होता है, तो रेसिज्म के आइडिया में ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर जो फीचर है, आपका बॉडी फीचर है, वो जीन्स के थ्रू कैरी ऑन हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है एक डिस्टिंक्ट एंटिटी हो गया, दूसरा ग्रुप जो है दूसरी डिस्टिंक्ट एंटिटी हो गया. पर अगर इसको साइंटिफिक बेसिस पे देखेंगे तो ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. कंक्लूजन जो साइंटिफिक रिसर्चेस का है वो ये है कि सारी ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमन बींग्स, सबकी सेम लीनिएज है, सब एक एंसेस्टर से डिसेंट हुए हैं. इसीलिए इन ह्यूमन बींग्स के बीच में कोई रेसेस नहीं है, सिर्फ एक रेस है और वो है ह्यूमन रेस. साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर रेस की हम बात करें तो ये एक फिक्शन है और बहुत सारे लोग फिर भी आज के टाइम में रेस की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं. रेस एक कल्चरल और सोशल रियलिटी है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी नहीं है.
अब देखिए रेसिज्म में क्या क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो सेट होते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के, उनमें ये बिलीव, एक रेसिस्ट ये बिलीव करता है कि ये जो है सर्टेन पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कलर की हम बात कर लें तो ये किसी पर्टिकुलर डिस्पोजिशन से रिलेटेड है और कलर हमारा जो है ट्रेट ऑफ कैरेक्टर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है या बिहेवियर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो रेसिस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली जो वाइट सुप्रीमिस्ट होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो डार्क स्किन कलर लोग होते हैं वो, उनको अगर हम क्रिमिनल एक्ट से जो है साथ साथ एसोसिएट कर दें तो ये एक आइडिया होगा रेसिज्म का, जहाँ पे हमने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्पोजिशन से, हमारी जो है आदतों से जो है लिंक कर दिया, या हमारे कैरेक्टर ट्रेट से लिंक कर दिया, या बिहेवियर से लिंक कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है रेसिज्म की। बायोलॉजिकल डिसेंट जो है यहाँ पे फिक्स कर देता है हमारे कल्चर को और एथिक्स को। ऐसे में हमारी जो रीजनिंग की कैपेसिटी होती है वो सिविलाइजेशनल रीजनिंग हो जाती है। हमारी जो रीजनिंग होती है कंडीशनड रीजनिंग हो जाती है, जहाँ पे हम जो है प्रेजुडिसेस रखने लगते हैं, जहाँ पे हम जज करते हैं किसी को स्किन कलर से और उस मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसी के कैरेक्टर को, किसी के इनेट कैरेक्टर को, किसी के बिहेवियर को, किसी की पर्सनैलिटी को हम जज करने लगते हैं, तो इसी को रेसिज्म कहा जाता है। दूसरी चीज़ अगर बोलें तो रेशियल कल्चर्स जो है और एथिकल सिस्टम्स ही हायरार्किकली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर रेस जो है वो नीचे वाले हायरार्किकल पेडिस्टल पर आएगी और दूसरी रेस जो है ऊपर वाले हायरार्किकल पेडिस्टल पर आएगी। यहाँ पे जो है हम रेस सुप्रीमेसी की बात करते हैं, मतलब हमारी रेस सुप्रीम है, हम बेहतर हैं क्योंकि हमारा स्किन कलर पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्किन कलर वाइट है तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारी जो ट्रेट्स हैं वो दूसरे किसी स्किन कलर से बेहतर हैं। तो ये जो है रेशियल कल्चर्स का या एथिकल सिस्टम में ये जो हायरार्किकल अरेंजमेंट हो जाता है, ये अगेन प्रॉब्लमेटिक है। ये रेसिज्म फिर एक सिस्टमिक आइडियोलॉजी हो जाती है और यहाँ पे जो है हम बिलीव करने लगते हैं कि कोई जो है ख़राब है या फिर कोई जो है पॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ हिज रेस, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ऐसे में क्या हो जाता है कि हम जो है दो अलग अलग सेट्स में लोगों को जज करने लगते हैं, अस वर्सेस देम वाले में। तो अस वर्सेस देम की जो एक आइडियोलॉजी हो जाती है, यहाँ पे जो है फंडामेंटल फिर डिफरेंसेस हमारे सोशल लाइफ में आने लगते हैं। तो इस डिफरेंसेस की वजह से स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है उन लोगों का जिनको हम इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। इस हायरार्की की वजह से अगर हम बात करें तो वाइट्स फॉर एग्जांपल ब्लैक्स को एक ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं जिनको क्रूअल और अनजस्ट की तरह से हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखेगा। तो यहाँ पे जो है क्रूएलिटी करते वक्त उनको बुरा नहीं लगता, वो इनसेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर कलर डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड दैट वे बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो ये रेसिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये बहुत डीपली परकोलेट करती है। आपने क्लिप्स देखे होंगे, मैं जानबूझ करके आपको ये क्लिप नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो क्लिप्स हैं, जहाँ पर बहुत कैजुअली अगर हम उस पर्टिकुलर ऑफिसर की बात करें, डेरिक शॉविन की बात करें, तो वो इतना कैजुअली जो है अपना घुटना रख के बैठा हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर, जैसे कि वो एक मूवी देख रहा हो या फिर कोई गेम खेल रहा हो। बिल्कुल इनसेंसिटिविटी है चेहरे पर, और वो इनसेंसिटिविटी आती है डीप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब सोशियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो आपको अगर अपना एक पर्टिकुलर अगर आपको जो है वो मेंटेन करना है, ये एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है, तो आप कैसे एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करेंगे? आप क्या करेंगे कि इंटर जो मिंगलिंग है दोनों ग्रुप्स की उसको जो है डिस्करेज करेंगे। और इंटर मिंगलिंग सबसे ज़्यादा होती है मैरिजेस के थ्रू। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, सेक्सुअल कंटामिनेशन थ्रू इंटर मैरिज जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो है लॉज बहुत सीवियर हैं, जहाँ पर पहले अमेरिका में भी लिंचिंग हो जाती थी लोगों की अगर वो इंटर रेशियल मैरिजेस करते थे। तो यहाँ पे जो कलर कॉन्शियसनेस है ये थ्योरी में प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हमने अभी क्या देखा, शुरू में हमने देखा था कि कलर कॉन्शियसनेस एज सच प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, बट कलर कॉन्शियसनेस को अगर हम अपने उसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और एक्यूट कलर कॉन्शियसनेस रहती है तो वो एक सिम्टम होता है रेशिज्म का, और उससे जो है बहुत ज़्यादा डीप प्रेजुडिसेस को हम जन्म दे देते हैं। तो
तो रेसिज्म जो है इन्फीरियर रेसेस को दो तरीके से डिवाइड करता है। एक ऐसी इन्फीरियर रेस जो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसके साथ रहना भी मतलब बिल्कुल नागवार है, तो उनका एक्सटर्मिनेशन कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिटलर के नाजीज़ ने किया था, तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जूस को इतना ज़्यादा वो जो है फ्लिदी सोचते थे या समझते थे, या फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा एक क्रिएट किया गया था कि बाकी जो क्रिश्चियंस थे, बाकी जो वाइट जर्मन्स थे, उन्होंने न केवल एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नाजिज्म के उसमें, बल्कि अपने जू नेबर्स को भी कॉल आउट किया था। कुछ बहुत अच्छे भी थे, बट बहुत सारे लोगों ने एक एंटी सेमेंटिज्म का ये जो फीचर है ये शो किया था नाजी जर्मनी के अंदर, और इसी की वजह से हॉलोकास्ट जैसा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो डिज़ाइन किया गया था नाजीज़ के द्वारा। तो ये एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। दूसरा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि वाइडली प्रेवलेंट है बाकी वाइट सोसाइटीज़ में, जहाँ पे सबऑर्डिनेटेड, कंट्रोल्ड और एनस्लेव सबऑर्डिनेशन होता है एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप का, कंट्रोल किया जाता है एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को, और एनस्लेव किया जाता है। आपने मूवी देखी होगी 12 ईयर्स अ स्लेव, वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह की स्लेवरी जो है की जाती थी एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप्स के साथ। तो एंटी ब्लैक रेसिज्म हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पर। बट अगर हम अपने इस आर्टिकल में, वैसे बात तो एंटी ब्लैक रेसिज्म की हो रही है, बट अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो रेसिज्म एज सच कलर बेसिस पे नहीं है, बट इंडिया के अंदर भी सिमिलर रेसिस्ट जैसी टेंडेंसीज़ हैं, जहाँ पे हमने वर्ण सिस्टम में लोगों को क्लासिफाई किया हुआ है, और सिमिलर चीज़ें इंडिया के अंदर भी एग्जिबिट की जाती हैं। जहाँ पे हमने स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ था जो प्रतिलोम मैरिजेस हैं, और जहाँ पे हमने कुछ ग्रुप्स को जो है असुर, चंडाल वगैरह जो है की जैसी उपाधि दी थी, और साथ साथ ये एक तरह से वर्चुअल इक्विवेलेंट से रेसिज्म का, जो कि साथ साथ जो है बाकी जो आप देखेंगे एंटी जुडाइज़म, एंटी सेमेंटिज्म, इन सब का ही एक इक्विवेलेंट की तरह से आप देख सकते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या होती है, क्यों कोई रेसिज्म करता है या कास्टिज्म डिस्प्ले करता है? तो आइडियोलॉजी ये है कि हमारे बिलीफ्स, हमारे कैरेक्टर और हमारा कल्चर इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। हमारा बिलीफ सिस्टम फ्लॉड है, हमारे कैरेक्टर में ये फ्लॉज आ गए हैं कि हम जो है अपनी रेशनैलिटी को ना यूज़ करके हम अपने बिलीफ्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और कल्चर एक यहाँ पे ऐसा है जो कि दूसरे एक ग्रुप को, देम वाले ग्रुप को सबऑर्डिनेट करता है, स्टिग्मेटाइज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अनएजुकेटेड की बात करें तो एक कल्चर ऐसा होता है कि अनएजुकेटेड लोगों को उनको जो है अगर अनएजुकेटेड की बात करें तो वो इसलिए अनएजुकेटेड है कोई, क्योंकि उसका सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, बट इसको एज अ साइन ऑफ लो आईक्यू के रूप में देखा जाता है कुछ कल्चर्स में। सिमिलरली अगर हम वाइट कल्चर्स की बात करें, वहाँ जहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ब्लैक्स को प्रेडेटरी की तरह देखा जाता है कि उनकी जो है सैवेज स्ट्रीक है। ये बेसिकली जो एक ब्लैक को इस तरह से ट्रीट करना, एक रुडयार्ड किपलिंग की वाइट मैन्स बर्डन वाली एक पोएम थी, जिसके बाद से ये जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि वाइट मैन्स बर्डन ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, वाइट्स के दिमाग में ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है क्रिएट कर दिया था, जहाँ पे दूसरी रेसेस को सैवेज रेस के रूप में देखा जाता था, और वाइट्स के ऊपर ये बर्डन डाला गया था कि हम जो है दूसरों को लाइट दिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए जो है हमें बर्थ दिया गया है। तो ये जो मेडिवल माइंडसेट है वो, और जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट था, वो अभी तक हटा नहीं है, और इसको ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा भी जाता है, बट बीच बीच में ये एक्सप्लोड करता रहता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पर्टिकुलर एक लाइन में वाइट मैन्स बर्डन की कोट करना चाहूँगी, जो कि शो करती है कि कितना ज़्यादा जो है डीप रेसिज्म का एक आइडियोलॉजी है, जहाँ पे क्लियरली जो है सैवेजरी को प्रमोट, मतलब ब्लैक को सैवेजरी के साथ प्रमोट किया गया है। तो लाइन्स हैं, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, द सैवेज वॉर्स ऑफ पीस, fill full the mouth of famine and bite the sickness seize, and when your goal is nearest the end of others sought, watch sloth and have the heathen folly, bring all your hope to naught। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ब्लैक को जो है सीधे सीधे सैवेज के साथ लिंक किया गया है,
और यही जो एक माइंडसेट है ये इतना ज़्यादा प्रोपाउंड हुआ था कि वो आज भी जो है परकुलेट करता है, जहाँ पे वाइट को एज अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो होते हैं वो खुद को एज ए हार्बिंजर ऑफ लाइट के रूप में देखते हैं और ब्लैक को एज अ सैवेज के रूप में आज भी देखते हैं। तो ये जो है काफ़ी क्लियरली डिस्प्ले पर था उस 9 मिनट की वीडियो क्लिप में, जहाँ पे मर्सीलेसली लाइफ को जो है एक्सटिंग्विश होते हुए हमने देखा और फुल पब्लिक व्यू में ये हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ एक डिस्प्ले है, ऐसा नहीं है कि ये एक अनूठी घटना है, अकेली घटना है। इस तरह की घटनाएं कभी होती नहीं हैं या हमारी सोसाइटी में नहीं होती हैं। ये वहाँ पे रेसिज्म का एक डिस्क्रिमिनेशन है और इंडिया के अंदर कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन है, पैरेलल सेम है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वर्ण को, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सैवेज समझते हैं, पॉल्यूटेड समझते हैं, अपने इक्वल नहीं समझते, उनके बिहेवियर्स को जो है गलत डिनोट करते हैं, उनकी जो इनेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको हम डिग्रेड करते हैं, उनको सबऑर्डिनेट करते हैं और उनको परपेचुअली जो है मिजरी की लाइफ में जीने के लिए छोड़ देते हैं। रेसिज्म हो या कास्टिज्म हो, सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि सिस्टमेटिक कंस्ट्रेन बनाया जाता है जिससे कि लाइफ की जो इम्प्रूवमेंट के तरीके होते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इसीलिए उनको जो है पेटी क्राइम्स करने पड़ते हैं या उनके साथ जो स्टिग्मा अटैच हो जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है, साथ साथ उनको बहुत जल्दी चार्ज किया जाता है। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी तो नंबर ऑफ़ फैलेंस मतलब जो कन्विक्टेड हैं और अंडर ट्रायल्स हैं उसमें SC ST की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप अमेरिका के पैरेलल में देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फैलेंस हैं, चार्ज फैलेनी के जो लोग चार्ज हैं वो ब्लैक्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। और कुछ स्टेट्स में अमेरिका में ये लॉ है कि अगर आप एक बार फैलन मतलब अगर आप एक बार जो है जस्टिस सिस्टम के द्वारा एक क्रिमिनल मार्क कर दिए जाते हो तो आपको जो है जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको जो है बाकी एक्टिविटीज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वाइट्स जो है एंगेज हो करने लगते हैं सबऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस में, जो इन्होंने जो है एज सच अबैंडन कर दी थी। तो USA में अभी काफ़ी ज़्यादा रेट है इनकार्सिनेशन का। इनकार्सिनेशन मतलब हुआ कि जहाँ पे लोगों को बिना मतलब चार्ज किए उनको अभी जेल में रखा गया है या फिर उनको जो है गलत चार्ज किया हुआ है। तो काफ़ी हाई रेट है और ये बाकी रिप्रेसिव रेजिम्स जैसे कि चाइना और ईरान से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम फिगर्स को देखेंगे कि कितने लोग जो है जेल में बंद हैं तो 10 टाइम्स जो है ज़्यादा अफ्रीकन्स पाए जाएंगे, अफ्रीकन डिसेंट के लोग पाए जाएंगे अमेरिका की जेलों में एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। डेथ पेनाल्टी का इन्फॉर्मेशन सेंटर ये दिखाता है कि ब्लैक डिफेंडेंट्स को ज़्यादा वक्त जो है सेंटेंस किया गया था डेथ के लिए, जबकि वाइट्स को जो है कम डेथ सेंटेंसेस मिले थे। आप एक मूवी भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर 13th, जिसमें काफ़ी अच्छे से जो है ये जो फ्लॉड सिस्टम है वहाँ पे जेल्स का और जस्टिस सिस्टम कितना फ्लॉड है ये क्लियरली दिखाया हुआ है। रेडिकलाइज्ड क्रिमिनल सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे अमेरिकन्स में कहीं ना कहीं एक रेडिकल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम ऐसा है जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब में रेसिज्म परकुलेट करता है। कहीं ना कहीं हमें अफ्रीकन अमेरिकन्स को जो है बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, और सेम पैरेलल हम कास्टिज्म के रूप में इंडिया के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ जो है इंडियंस को फेस करनी पड़ती है कास्ट की इन हायरार्कीज़ की वजह से। तो हमारा जो करंट क्रिमिनल सिस्टम है, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो इंडिया का हो, उसमें एक अनफेयर एडवांटेज होता है वहाँ पर वाइट्स को, और यहाँ पे जो है एक हाई कास्ट सोसाइटी को, हाई कास्ट के लोगों को, और कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है वहाँ पर ब्लैक को और यहाँ पर लोअर कास्ट वाले लोगों को। तो यहाँ से हमें ये जो है ड्रॉ आउट करना है और साथ साथ हम पैरेलल्स दिखा सकते हैं। इसको हम एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना वो एथिकल था और किस तरह से मतलब अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक जो क्लिप्स आ रही हैं, ये जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो भी घटना हुई थी ये पब्लिक व्यू में हुई थी और एक रोड पे हुई थी। 4 ऑफिसर्स जो है वो दबा के खड़े हैं, पब्लिक कोई भीड़ नहीं आई थी, सिर्फ एक 17 साल की लड़की ने जो है एक क्लिप बनाई थी और साथ साथ एक और बाई स्टैंडर्ड था जिसने क्लिप बनाई थी, और इस 17 ईयर ओल्ड गर्ल ने क्वेश्चन भी किया था पुलिस को, बाकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी, किसी ने कोई क्वेश्चनिंग की नहीं की थी। तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप शो कर सकते हैं किस तरह से हम लोग
जहाँ पे हमारे पास सेल फोन्स हैं, हम जो है वीडियोस बनाते हैं, पर हम साथ साथ जो है इन चीज़ों में हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये एक इनसेंसिटिविटी, इसको क्राउड इनसेंसिटिविटी कह सकते हैं, ये फुल ऑन डिस्प्ले पर थी उस दिन जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ ये पूरा हो रहा था, हत्याकांड हो रहा था। उस वक्त ये सामने भी दिखाई दिया था। तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल इसका शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है रॉन्ग प्रायोरिटीज़। तो ये इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने से एक जो खतरा है ट्रांसमिशन का वो बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पैंडमिक के बाद के लिए रखी जाती हैं, उनमें से एक चीज़ है आपकी पब्लिक वर्शिप। अब अगर हम पब्लिक वर्शिप की बात करें तो पब्लिक वर्शिप में क्या होता है कि एक छोटे से क्लोज स्पेस में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ऑफन ध्यान नहीं रह पाता है और इसीलिए कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ जाता है। यूएसए में एक पोल की गई थी, एक सर्वे किया गया था जहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट से जो है पूछा गया था कि रिलीजियस वर्शिप से जो है कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा कितना है, और 43% जो उन्होंने कहा था, रिस्पोंडेंट्स ने कहा था कि रिलीजियस जो भी प्लेसेस होती हैं अगर उनको ओपन कर दिया जाता है तो वहाँ से कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा ज़्यादा है। अगर हम बात करें अपनी रिलीजियस गैदरिंग्स की, तो रिलीजियस गैदरिंग्स इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसीलिए ज़्यादा जो है सुपर स्प्रेडिंग का एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती है। और साथ साथ अगर हम कोविड की छोटी सी हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सुपर स्प्रेडिंग के इवेंट्स हैं वो बहुत सारे जो है रिलीजियस गैदरिंग से शुरू हुए हैं। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की चर्च की, जहाँ पे जो है साउथ कोरिया की एक चर्च से, एक कॉन्ग्रीगेशन से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है लोगों को इन्फेक्शन फैला था। दूसरी चीज़ इसी तरह से अगर हम देखेंगे इंडिया की, तो इंडिया में और साथ साथ मलेशिया में, पाकिस्तान में तबलीगी जमात की जो कॉन्ग्रीगेशन हुई थी वहाँ से बहुत सारा जो है कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था। तो इसीलिए अगर हम लॉकडाउन के टाइम पे ये अनलॉक फेज़ 1 में हमने जो रिलीजियस प्लेसेस ओपन कर दी हैं, ये थोड़ा सा गलत एक स्टेप रही है। इसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे। अब देखिए बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है आने जाने के लिए, ई पासेस इशू हो रहे हैं, पर्सनल पीपीईज जो है स्टाफ को दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो है एक बार बार गवर्नमेंट का कहना है कि गैदरिंग्स जो है कन्फाइंड स्पेसेस में ना हो। तो एक अच्छी चीज़ इस समय ये है कि कुछ टेंपल बोर्ड्स ने, कुछ चर्चेज़ ने और कुछ इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अभी भी बंद रहेंगे और वो जो है ओपन नहीं कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस में है और इसीलिए इंडिया एफर्ट नहीं कर सकती कि कुछ भी जो है मास ट्रांसमिशन की स्टेज आए। प्रायोरिटी हमारे पास जो है ये होनी चाहिए कि इकनॉमी को वापस सेफ्टी की तरफ लेके आएँ। उसके अलावा हमारी प्रायोरिटी जो है डिज़ीज़ कंट्रोल की भी होनी चाहिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की भी होनी चाहिए। कंपल्शन अनलॉक का ये कंपल्शन होना जब इन्फेक्शन पीक नहीं हुए हैं, ये इसलिए है क्योंकि हमारी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, और कोई ऑप्शन नहीं था, अनलॉक करना ज़रूरी था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जो भी हिदायत थी, जो भी हमारे जो है फिज़िकल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो भी हमारे गाइडलाइंस थे उनको ताक पे रख दिया जाए और ऐसी एक सिचुएशन बना दी जाए जहाँ पे लोग घुल मिल सकें और आप बहुत क्लोज आ सकें। अगर हम बात करेंगे आईसीएमआर की स्टडीज़ की, तो डिजीज़ बर्डन जो डायबिटीज़ का है वो 80% ग्रो हुआ है 1990 से। तो ऐसे में बहुत सारी हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है और फैटेलिटी रेट हमारा जो है बढ़ सकता है। अगर हम लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो इन्फेक्शन कर्व हमारी स्लो डाउन नहीं हुई, बट इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुए थे इकनॉमी के ऊपर। अब इंडिया को जैसे जैसे अपनी प्रायोरिटीज़ पे को वापस देखना पड़ रहा है, ऐसे में इंडिया को एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी जिससे कि हम पब्लिक बिहेवियर में एक सेफ़ बिहेवियर ला सकें। तो अब सोशल वैक्सीन की ज़रूरत है जहाँ पे लोगों का बिहेवियरल चेंज लाया जा सके जिससे कि वो खुद को सेफ़ रखें। मास्क वेयरिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म होना चाहिए। बट अगर हम सीन्स देखें कुछ सिटीज़ के, जहाँ पे अभी मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ एक सिटी का।
नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है क्रॉसिंग द लाइन। तो दिल्ली की अगर आपने देखा होगा कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि दिल्ली के सीएम ने बोला था कि जो दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं केवल वही पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा पाएंगे। तो ये एक जो इनका ये जो एक डिक्टेट था या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये हमारा टोटल अनजस्ट ऑर्डर था और काफ़ी इनसेंसिटिव ऑर्डर था। तो ये ऑर्डर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जो है इसको ओवररूल कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये राइट टू हेल्थ के खिलाफ है, जो कि राइट टू लाइफ का जो है एक इंटीग्रल पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न केवल ये आर्टिकल 21 का एक सीधा सीधा वायलेशन था ये ऑर्डर, बल्कि आर्टिकल आपका 14 का भी ये वायलेशन था, जो कि राइट टू इक्वालिटी कहता है। हेल्थ केयर इंडिया में यूनिवर्सल नहीं है, पर इसको पॉजिटिवली डिनाई करना किसी को रेजिडेंसी के ग्राउंड पे, ये काफ़ी इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है एक डेमोक्रेटिकली चूजन गवर्नमेंट की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब डायरेक्ट किया है कि ट्रीटमेंट किसी को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने ये डेपिक्ट किया था कि जो सारे लोग हैं कंट्री के, वो दिल्ली में आकर के हॉस्पिटल्स को ओवरवेलम करते हैं और इसीलिए हमने जो है रेसिडेंसी का एक यहाँ पे नेटिव लोगों का जो है रेसिडेंसी का एक हमने जो है क्लॉज लगाया था। बट एलजी के इंटरवेंशन के बाद चीफ मिनिस्टर और उनके डिप्यूटी मनीष सिसोदिया ने बार बार ये आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। उनका कहना है कि 22 जुलाई एंड कोविड-19 के जो केसेस होंगे दिल्ली के अंदर वो 5.5 लाख हो जाएंगे, जबकि बेड्स की जो बेड्स जो है वो उसमें 80,000 बेड्स की नीड है। अब ये देखिए 10 वीक का लॉकडाउन रहा था इंडिया में। ऐसे में जो लॉकडाउन का पर्पस होता है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने का पर्पस होता है। तो फिर उस वक्त आप गवर्नमेंट क्या कर रही थी और क्यों उन्होंने जो है उस वक्त ये पहले से नहीं सोचा और हॉस्पिटल बेड्स को क्यों ऑगमेंट नहीं किया। तो ऐसे में अगर रैंप अप होते हैं, केसेस बढ़ते हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर मैचअप नहीं करता है, तो इसमें सबसे बड़ा ब्लेम गवर्नमेंट का है और वो उसको क्लीन आना चाहिए कि उसने क्या किया था इस लॉकडाउन के पीरियड में और कहाँ कहाँ उसकी कमियाँ रह गई। अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो ये फंक्शनली कंटेजियस है। गुरुग्राम के साथ जो हरियाणा में है, नोएडा के साथ जो यूपी में है और साथ साथ गाज़ियाबाद भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है बॉर्डर्स को डेली क्रॉस करते हैं वर्क के लिए और बाकी नीड्स के लिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के लिए। उसके साथ साथ आसपास के एरिया से गुड़गांव से और साथ साथ जो है नोएडा से लोग जो है कंट्रीब्यूट भी करते हैं टैक्स रेवेन्यू में इन जुरिस्डिक्शंस में। तो केजरीवाल का जो रेटोरिक था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि रेसिडेंट्स को सिर्फ जो है हॉस्पिटल मिलना चाहिए, वो काफ़ी अनरीजनेबल था। और इनकी जो टैक्टिक थी ये अनरीजनेबल इसलिए भी थी क्योंकि एक डाइवर्शनरी टैक्टिक थी। सिटी की अगर हम बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड देखा है, इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है इन्फेक्शंस की, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है अटेंशन को अपनी इनएडिक्वेसीज को हाइड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट की टेस्टिंग की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट की, तो इसने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया टेस्टिंग। जून 2 को टेस्टिंग 6070 थी, जून 7 को जो है डेली टेस्ट 5042 हो रहे थे और जून 8 को केवल 3700 टेस्ट हुए थे। उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट ने एक्यूज़ किया था प्राइवेट लैब्स को कि ये फ्लाउट कर रही हैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस को। साथ साथ आपकी गवर्नमेंट ने डिस्करेज किया है असिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग को। ये अगेन एक मतलब ये सीधे सीधे आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का सीधे सीधे फ्लाउट करना है। पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में और हाई पॉजिटिविटी रेट ये दिखाता है कि वहाँ पे इनफ टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आईसीएमआर ने 18 मई की स्ट्रैटेजी में कहा था कि टेस्टिंग जो है डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की करनी ज़रूरी है, चाहे वो असिम्प्टोमेटिक हो। गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज़ कर दिया था और असिम्प्टोमेटिक की जो असिम्प्टोमेटिक केसेस यहाँ से हटा दिए थे। इसको अगेन एलजी ने ओवरटर्न कर दिया था और उन्होंने कहा था कि गाइडलाइंस जो भी आईसीएमआर ने दी हैं उनको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है और पूरी एंटायरिटी में उनको एडहेयर करना है। दिल्ली की बात करें तो टेस्टिंग ऑफ कोर्स दिल्ली में ज़्यादा है, बट अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी नेशनल फिगर की 30% ज़्यादा है। इसीलिए दिल्ली को जो है न केवल टेस्टिंग बढ़ानी है बल्कि अपनी फैसिलिटीज़ भी रैंप अप करनी है, जिससे कि अगर एकदम से केसेस बढ़ें तो ओवरवेल्म ना हो और साथ साथ जो है बेटर ऑप्टिमाइज रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो और गवर्नमेंट को जल्दी से एक्ट करना होगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सिचुएशन दिल्ली में ख़राब हो सकती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी गुड डे।